एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक क्रिप्टो एक्सचेंज से लगभग 235 मिलियन डॉलर यानी करीब 2000 करोड़ रुपए हैक हो जाते हैं। तो आमतौर पर ऐसी कहानी का अंत क्या होता है? अंत मतलब कंपनी दिवालिया, निवेशकों का पैसा गया और उस एक्सचेंज का नामो निशान मिट जाता है ना? हाँ, ज्यादातर मामलों में तो यही होता है। देखिए, क्रिप्टो की दुनिया में हैक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर मतलब इससे उभरना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक डेथ सेंटेंस जैसा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं जाता, वो भरोसा भी चला जाता है जिस पर ये पूरी इंडस्ट्री टिकी है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो इस पूरी सोच को ही बदल सकती है। अच्छा? हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे चर्चित क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक वजीरेक्स की। हाँ, वजीरेक्स। जुलाई 2024 के उस विनाशकारी हैक के ठीक एक साल बाद वजीरेक्स ने वापसी कर ली है। तो आज हम सिर्फ इसकी वापसी की कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे जो पूरा तूफान है उसको भी समझेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है। पहला, वजीरेक्स ने ये नामुमकिन काम किया कैसे? दूसरा, इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य कि आखिर वजीरेक्स का असली मालिक कौन है? हाँ, बाइनेंस के साथ उनका जो विवाद है वो किस मोड़ पर है? और तीसरा, इन सब पर वजीरेक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने द स्ट्रीट राउंड टेबल में क्या कहा और उनके बयानों के असली मायने क्या है? सही बात है। तो हमारा मिशन साफ है, इस जटिल पहेली के हर टुकड़े को जोड़कर ये समझना कि वजीरेक्स की ये वापसी क्रिप्टो की दुनिया के लिए क्या सबक लेकर आई है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वापसी की। वजीरेक्स ने सिंगापुर की एक अदालत से मिली मंजूरी के बाद एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के तहत दोबारा काम शुरू किया है। अब ये सुनने में काफी पिकनिकल लगता है। इसका आम भाषा में मतलब क्या है? देखिए, इसे आप कंपनी के लिए एक रीसेट बटन की तरह समझिए। रीसेट बटन? हाँ, जब कोई कंपनी इतने बड़े वित्तीय संकट में फंस जाती है तो वो दिवालिया घोषित होने की बजाय अदालत से मोहलत मांगती है। इस प्रोसेस में उसे अपने कर्ज और देनदारियों को फिर से व्यवस्थित करने का मौका मिलता है, ताकि वो बिना शटर डाउन किए वापस अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बिल्कुल, वजीरेक्स ने यही रास्ता चुना। लेकिन सवाल ये है कि इस रीसेट बटन का असर उन आम यूजर्स पर क्या पड़ा जिनका पैसा फंसा हुआ था? क्या उनके लिए भी सब कुछ रीसेट हो गया? यही तो इस वापसी का सबसे जरूरी पहलू है। रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद ही यही था कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे यूजर्स के हितों को सबसे ऊपर रखा जा सके। तो ये सिर्फ एक कानूनी या वित्तीय प्रक्रिया नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक भरोसा वापस जीतने की कवायद है। सोचिए, 2018 में लॉन्च हुई एक कंपनी जो सिर्फ 6 साल में इतनी बड़ी हो गई, उसके लिए ये झटका बहुत बड़ा था। सही बात है। उसकी वापसी इस बात का संकेत है कि शायद इंडस्ट्री अब थोड़ी परिपक्व हो रही है, जहां कंपनियां मुश्किलों से भागने की बजाय उनका सामना करने की कोशिश कर रही हैं। भरोसे की बात आपने छेड़ी और इसी को लेकर वजीरेक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने हाल ही में द स्ट्रीट राउंड टेबल पर कुछ बड़ी बातें कही। हाँ, मैंने भी सुना। उन्होंने कहा कि इस हैक ने सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को हिला दिया। अब सुनने में ये एक बड़ा बयान लगता है, पर क्या ये भी मुमकिन नहीं कि ये अपनी कंपनी की नाकामी को एक बड़ी इंडस्ट्री प्रॉब्लम बताकर जिम्मेदारी को हल्का करने की एक कोशिश हो? ये सवाल बहुत वाजिब है और पहली नजर में ऐसा लग भी सकता है। लेकिन अगर हम इसके गहरे असर को देखें तो शेट्टी की बात में सच्चाई नजर आती है। कैसे? सोचिए, जब भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज हैक होता है तो खबर सिर्फ उसके यूजर्स तक सीमित नहीं रहती। ये हर उस इंसान तक पहुंचती है जो क्रिप्टो में निवेश करने का बस सोच ही रहा था। अच्छा। उनके मन में पहला सवाल क्या आएगा? यही कि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ होगा? मतलब इसका असर सिर्फ वजीरेक्स के मौजूदा यूजर्स पर नहीं बल्कि आने वाले लाखों पोटेंशियल यूजर्स पर भी पड़ा। बिल्कुल, ये इंडस्ट्री के भरोसे की नींव पर सीधा हमला था और रेगुलेटर्स जो पहले से ही क्रिप्टो को शक की नजर से देखते हैं, उन्हें तो ये कहने का एक और मौका मिल गया कि देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये बहुत रिस्की है। सही पकड़ा। इसलिए जब शेट्टी कहते हैं कि इकोसिस्टम हिल गया, तो वो सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहे, वो उस डर, उस अनिश्चितता और उस भरोसे के संकट की बात कर रहे हैं जिसका सामना उस वक्त पूरी भारतीय क्रिप्टो इंडस्ट्री को करना पड़ रहा था। इसी बातचीत में जिम्मेदारी को लेकर भी एक दिलचस्प बात सामने आई।
हमें पता है कि वजीरेक्स अपनी क्रिप्टो संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए लिमिनल कस्टडी नाम की एक थर्ड पार्टी कंपनी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, और हैक के बाद उंगलियां दोनों तरफ उठ रही थीं। तो ये कस्टडी का मामला क्या है, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। जब हम कस्टडी की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपके क्रिप्टो को कौन संभाल कर रख रहा है। वजीरेक्स ने ये काम लिमिनल को आउटसोर्स किया था। तो लिमिनल एक तरह से डिजिटल सोने के लिए एक हाईटेक तिजोरी मुहैया करा रही थी। बिल्कुल सही। अब जब चोरी इसी तिजोरी से हुई तो सवाल उठना लाजमी था कि चाबी किसके पास थी और ताला कितना मजबूत था। तो इस भ्रम के बीच शेट्टी ने क्या कहा? उन्होंने बहुत साफ और सीधी बात कही। उन्होंने माना कि भले ही टेक्नोलॉजी किसी और के इस्तेमाल हो रही हो, यूजर के लिए जिम्मेदार वजीरेक्स ही है। अच्छा। उन्होंने कहा यूजर्स के लिए संपर्क का पहला और आखिरी बिंदु हम हैं। ये कहना एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर तब जब आपके पास किसी और पर उंगली उठाने का एक आसान रास्ता मौजूद हो। तो इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये सिर्फ अच्छी पब्लिक रिलेशंस की कोशिश है या कुछ और? मुझे लगता है ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। शेट्टी ये समझते हैं कि यूजर को इस बात से कोई मतलब नहीं कि पर्दे के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। उसने अपना भरोसा और पैसा तो वजीरेक्स को दिया था ना, लिमिनल को नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए लिमिनल के साथ उनकी कानूनी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन अपने यूजर्स के सामने ये कहना कि जिम्मेदारी हमारी है, भरोसा वापस बनाने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये दिखाता है कि आप संकट के समय भाग नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन भरोसा जीतना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब यूजर्स को यही ना पता हो कि भरोसा आखिर किस पर करें, वजीरेक्स पर या बाइनेंस पर, क्योंकि मालिकाना हक का ये मामला तो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। ये इस पूरी कहानी का सबसे अजीब और उलझा हुआ हिस्सा है। 2019 में वजीरेक्स ने बड़ी धूमधाम से ऐलान किया कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने उसे खरीद लिया है। हाँ, मुझे याद है। भारतीय क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए तो ये एक जश्न का मौका था। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अब उनका होम ग्रोन एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी की छत्र छाया में है, मतलब सुरक्षा और भविष्य दोनों पक्के। एक मिनट, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है। एक इतनी बड़ी डील हुई, दुनिया को बताया गया, ब्लॉग पोस्ट लिखे गए, प्रेस रिलीज जारी हुई, और फिर कुछ साल बाद बाइनेंस अचानक कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, कि वो डील कभी पूरी ही नहीं हुई। ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई कागजात नहीं थे? यहीं पर तो सारा पेंच है। वजीरेक्स का दावा है कि उनके पास सारे कानूनी दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि मालिकाना हक बाइनेंस का है। और बाइनेंस? और वहीं बाइनेंस इस बात से पूरी तरह मुकर गया है। अब ये मामला सिर्फ एक कारोबारी असहमति का नहीं रहा, ये एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन चुका है जो अदालतों में लड़ी जा रही है। पर बाइनेंस ऐसा करेगा क्यों? मतलब एक कामयाब अधिग्रहण से कोई क्यों मुकरेगा? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? यहाँ हमें थोड़ा गहराई में जाकर सोचना होगा। देखिए, इसके पीछे कई रणनीतिक वजहें हो सकती हैं। जैसे कि? एक थियरी ये है कि ये सब भारत के अनिश्चित रेगुलेटरी माहौल से जुड़ा है। याद कीजिए, उस दौर में भारत में क्रिप्टो को लेकर बहुत भ्रम और सख्ती का माहौल था। हाँ, वो तो था। हो सकता है बाइनेंस ने भारतीय बाजार का फायदा तो उठाना चाहा, लेकिन यहाँ की किसी भी संभावित कानूनी या रेगुलेटरी मुसीबत में सीधे तौर पर फंसना नहीं चाहा। इसलिए उन्होंने डील को जानबूझकर कानूनी तौर पर अस्पष्ट रखा। मतलब अच्छा, सब हमारा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो वजीरेक्स जाने। कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। ये एक तरह की कॉर्पोरेट रणनीति हो सकती है। और दूसरी और ज्यादा सीधी थ्योरी ये है कि बाइनेंस अब इस $235 मिलियन के हैक की जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अच्छा। अगर वो मालिक है तो देनदारी में भी उनकी हिस्सेदारी होगी। इस डील से इनकार करके वो खुद को इस पूरे झमेले से कानूनी और वित्तीय रूप से अलग कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आपने किसी को अपना घर बेच दिया, रजिस्ट्री भी हो गई, और कुछ साल बाद जब घर में सीलिंग की बड़ी समस्या आई तो खरीदार कहने लगा कि ये घर तो मेरा है ही नहीं, डील तो कभी फाइनल हुई ही नहीं थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। एक आम यूजर के लिए ये उतनी ही अजीब और डरावनी स्थिति है। मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा डाल रहे हैं उसके दो सबसे बड़े दावेदारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसका असली बॉस कौन है। हाँ, और ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के डिसेंट्रलाइजेशन और पारदर्शिता जैसे मूल सिद्धांतों पर ही एक मजाक जैसा लगता है।